नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। लेकिन आज बाजार की बजाय शुरुआत करेंगे एक शेयर से। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जील का शेयर अचानक से अब आपको 14% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 153 रुपए 80 पैसे का भाव है और शानदार तेजी है। सोनी के साथ डील के मामले में निपटारे के लिए समझौते की खबरें आ रही हैं। डिम्पी, निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी ये खबर है। सेंटिमेंट के लिहाज से, उनकी कंपनी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहले सोनी ने डील को, करार को कैंसिल किया था। आपको पता है पूरा का पूरा मैटर कैसे हुआ था। सोनी बोर्ड आया, सोनी की ने स्टेक अपना ऑफर किया, सोनी इसमें पार्टनर बना और कुछ थाउजेंड्स करोड़ की डील थी। बाद में सिर्फ मामला आके रुक गया था एमडी के रोल पे, पुनीत गोयनका के रोल पे। कई एक्सचेंजेस और कई रेगुलेटरी बॉडीज़ को थोड़ा बातचीत करनी थी, तो खबर मार्केट में चल रही थी कि बोर्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट बोर्ड ये कहता था कि भैया पुनीत गोयनका नहीं होंगे, सेकंड कह रहे थे कि नहीं वो होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक सारा लीगल पेचेस में चला। करीब 6 महीने का समय दिया गया इस पूरे मैटर पे, लेकिन 6 महीने कंप्लीट ही नहीं हुए थे, बाइंड ही नहीं हुआ था। उससे पहले पहले सोनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और फिर सोनी ने इस डील को, करार को रद्द कर दिया। लेकिन इस करार के तहत कुछ क्लॉज भी जुड़े हुए थे, जिस क्लॉज के तहत जी को बहुत बड़ी रकम इसको वापस भी देनी पड़ सकती थी अगर क्लॉज रद्द होते हैं तो उसको अभी ओपन एंडेड रखा गया था और कोर्ट में अभी भी मैटर चल रहा था, जिसमें हम ट्रांजैक्शन चार्जेस के तौर पर या सेटलमेंट एग्रीमेंट के तौर पर हम चार्जेस के तौर पर समझते हैं। अब खबर मार्केट के अंदर ये आ रही है कि वापस से सोनी इंडिया के साथ इनका सेटलमेंट हो गया है। सोनी के साथ डील मामले के निपटारे को लेकर अब समझौता हो चुका है, तो इसलिए प्राइमा फेसी फर्स्ट राउंड की तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। ध्यान रखा जाए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो गए थे। अभी खबर ये है कि भाई अभी जो डिफरेंसेस थे, यानी कि ऑन द फीस टर्म्स पे, टर्मिनेशन पे जो सेटलमेंट होना था वो सेटलमेंट हुआ है। क्या सोनी अंदर आ रहा है या सोनी अंदर नहीं आ रहा है, वो जो है अभी तरह से और अभी पूरी क्लियर नहीं है। बट हाँ, ये है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस रद्द करने को लेकर जो सेटलमेंट था वो कोर्ट से, अभी कोर्ट से तो नहीं, बट खबर मार्केट में है कि वो आर्बिट्रेशन से कंप्लीट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। तो ये एक अच्छी खबर है सोनी के लिए। अगर ऐसा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, इससे दो चीज़ें होंगी। पहला, एक नया रास्ता खोल सकता है जी के लिए, क्योंकि अभी तक जब तक सेटलमेंट नहीं होता तो कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता था। दूसरा प्लेयर, फिर प्रमोटर्स के ऊपर होगी बात, जो रिमेनिंग प्रमोटर्स हैं, कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या वो खुद से बढ़ेंगे या फिर किसी नई कंपनी के साथ बातचीत होगी। ध्यान रखा जाए, अगर किसी भी बड़े प्लेयर के साथ बातचीत होती है इनकी और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा एक वैल्यू अनलॉक होना बाकी रह जाएगा। तो फिलहाल इस सेटलमेंट वाला मामला है जो कि अभी ट्रांजैक्शन चार्जेस के रिगार्डिंग था, वो सोनी के साथ इन्होंने पूरा कर लिया। उसका इम्पैक्ट अभी 9 से 10% है, लेकिन अगर आगे का रोड मैप आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। और ये बात एक्सपेक्ट कर रखिएगा कि आगे का रोड मैप भी जल्दी ही आने वाला है इनका। निश्चित तौर पर ये जो खबर आ रही है पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए मामला आर्बिट्रेशन में गया था सिंगापुर में और वहां से भी अभी जी ने फैसला किया है कि मामले को वापस लेगी। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम डील की बात करें तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रही थी 400 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके बाद डील तोड़ने के एवज में भी सोनी ने बहुत ही मोटी रकम मांगी थी जी से, और ये पूरा का पूरा मामला फिर हमने देखा था कि एनसीएलटी में भी गया था। तो वहां से एक निश्चित तौर पर राहत की खबर कि कम से कम ये जो कानूनी पेचीदगियां थी या फिर जो भी डिस्प्यूट की तरफ चीजें बढ़ रही थी, वहां से एक राहत की खबर जरूर आ रही है। एक राउंड की राहत है। आई रिपीट माई वर्ड्स, आई रिपीट माई इंटेलिजेंस, और मैं अपने फीडबैक से आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि ट्रैक करता हूँ इस कंपनी को, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। जी एंटरटेनमेंट में एक फौरी राहत है। ये एक फौरी राहत यह है कि ठीक है, हमको लीगल पेचेस में नहीं फंसना, ना आप फंसी ना हम फंसी, हम दोनों बाहर हो जाते हैं, इससे उसको हम सेटल कर लेते हैं। सेटलमेंट वाला मामला है। लेकिन जी की बैलेंस शीट, जी का बिजनेस, इसकी ग्रोथ, ऑनरशिप किसके पास और रहेगी, प्रिवेलिंग मैनेजमेंट चलाएगी, नई मैनेजमेंट आएगी, नई कंपनीज आएंगी, ये सब कुछ अभी ओपन एंडेड है। और ये आज के बाद ही रास्ता खुला है, क्योंकि इससे पहले तो आप कानूनी अड़चनों में थे, आप बात ही नहीं कर सकते थे। अब जो सेटलमेंट हुआ है, ये आगे चल के ये नोटिसेबल शेयर बनने जा रहा है अगले 2-2.5-3 महीने के लिए। जरूर इस पे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। तो ट्रांजैक्शन रद्द करने को लेकर सेटलमेंट हमने देखा था कि एक उत्साह आया शेयर में अचानक से। 155 रुपए के आसपास के हमने भाव देखे, लेकिन उस भाव से देखिए अब धीरे धीरे शेयर ठंडा होकर 8% के आसपास की तेजी रह गई है। 146 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो
तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों को भी शो में शामिल कर लेते हैं। जी पर एक व्यू लेंगे, उसके बाद बाजार का भी हम एक एनालिसिस करेंगे और अपने सभी के सभी हमारे जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे ट्रेडिंग की बेहतरीन रणनीति भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं देवांग शाह हैं, ध्वनि पटेल है, राजेश पालविया हैं और फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। स्वागत है आपके टेक्नो स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जी के मसले पर तो ना जाने कितनी बार आपसे चर्चा हुई होगी, एक बार जरा फिर से अपना व्यू जरा शेयर कीजिए। क्या लग रहा है, क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं एक जो कश्मकश जो चल रही थी, जो एक कानूनी लड़ाई की तरफ चीजें अग्रसर थी, बल्कि हो गई थी, वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। इसके शेयर को लेकर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए पिछले कई सालों में हमने देखा, पिछले 4-5 सालों में देखा स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है और स्टॉक में जो करेक्शन हुए थे, स्टॉक कहीं ना कहीं 100 रुपए 110 रुपए की तरफ भी फिसलते हुए दिखा था। लोअर साइड से स्टॉक में एक रिकवरी जरूर बनी है। अब न्यूज के चलते एक अच्छा स्पाइक भी आज इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। तो हमें लगता है कि अगर ये कुछ कानूनी अड़चनों को अब कहीं अगर सेटल डाउन करते हुए दिखेगा तो हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक का ट्रेड फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 160 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर तो नेगेटिव साइड में ही रहेगा। लेकिन देखिए न्यूज का इम्पैक्ट और मार्केट इसको किस तरीके से प्ले आउट करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। आज एक अच्छा पुल बैक बना है। जिन्होंने भी बाय कर रखा है स्टॉक को लोअर साइड पे, उनके लिए सलाह ये होगी 138 का स्टॉप लॉस, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो 138 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। अगर ये लेवल बचते हैं तो ऊपर में ये स्टॉक 155 160 की तरफ एटलीस्ट अटेम्प्ट करेगा और 160 के लेवल क्रॉस होंगे तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे ग्रेजुअली एक अप मूव यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। एंड देन स्टॉक में फिर फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 180 200 भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ हमें लगता है कि बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पे जो होने हैं उसके चलते इसमें प्राइजेस में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। के लिए 138 का सपोर्ट लेवल, इसको डिफेंड करना जरूरी है। उसके ऊपर अगर टिका रहा तो फिर 155 160 के भी आप स्तर देखेंगे। 160 के ऊपर निकल गया तो और बड़ी तेजी की उम्मीद करके शेयर में चल सकते हैं। लेकिन चलिए, 2:37 हो गए हैं। फटाफट अब मेहमानों से समझ लेते हैं कि उनकी आज क्लोजिंग के ट्रेड्स कौन से हैं। शुरुआत करेंगे इसकी। ध्वनि, क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आज क्या आपने चुना है बाजार में? गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से यहाँ पे 3 स्टॉक पिक्स रहेगी। सबसे पहली पिक जो है यहाँ पे वो पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर है। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है ऑन डेली चार्ट्स, बट इंट्राडे चार्ट्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, जहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बन रहा था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसको बाय करें। टारगेट 4600 और स्टॉप लॉस 4420 का रख के चलना है। दूसरा पिक यहाँ पे जो है वो केपीआईएल के अंदर है। केपीआईएल के अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने डेली चार्ट्स पे अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनको ऊपर की तरफ क्रॉस करा है। बेस फॉर्मेशन बनाई है करीब 1200 की लेवल के पास और वहां से अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। ब्रेकआउट भी इसके अंदर देखने को मिला था 1260 से 70 के लेवल्स के पास। तो केपीआईएल में आप खरीदारी करके चले। टारगेट इसका जो है वो 1410 का रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है 1275 का। तो 1275 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा यहाँ पे जो है वो कंडीशनल कॉल है मन्नापुरम के अंदर। मन्नापुरम का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बुलिश साइड का बना हुआ है। इसको आपको 221 रुपीज 50 पैसा के ऊपर जैसे स्टॉक प्राइस जाती है एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा यहाँ से, वहां से आप बाय कीजिए। 230 का टारगेट रहेगा और 216 का स्टॉप लॉस। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस भी ध्वनि के रडार पर है और आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं अक्रॉस द बोर्ड आपको चलते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पावर फाइनेंसर्स हो या फिर गोल्ड फाइनेंसर्स हो, सारे के सारे चल रहे हैं। आरईसी, पीएफसी, चोला इन्वेस्टमेंट, मुथूट फाइनेंस, एक लाइन से अगर आप एफएनओ की शूट उठाकर देखेंगे तो वहां पर सारे के सारे आपको फाइनेंस वाले स्टॉक से दिखाई देंगे। पीआई इंडस्ट्रीज केमिकल में, एग्रोकेमिकल में, फर्टिलाइजर में भी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से एक मोमेंटम बना हुआ है और उसके लिए पीआई इंडस्ट्रीज आपको सलाह दे रही हैं ध्वनि ट्रेड करने को लेकर। और जो तीसरा शेयर ध्वनि का है वो है, काफी दिनों के बाद हमने चर्चा में सुना है इसको, कल्पतरू। सर
राजेश जी। जी अभिषेक जी, आपका वॉइस चलेगा था, या अभी आ रहा है। हम्म। तो जो स्टॉक आइडिया मुझे पसंद आ रहे हैं, उसमें पहला स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस। ये स्टॉक में अगर देखें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बना है, हमें लगता है चोला फाइनेंस यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एनबीएफसी स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन आज के सेशन में बना है। चोलाफिन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1480 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1420 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा था सर्वोटेक, लेकिन ऑलरेडी उसमें 10% का सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, तो वो स्टॉक को अभी हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अदरवाइज हमारे टारगेट करीब 160 रुपए तक के थे, तो उसकी जगह हमें लगता है कि जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में हमें पसंद आ रहा है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, एलएक्स कैम, जिसका एनएससी टिकर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले। डेली चार्ट पे स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं इसमें करीब 315 से 320 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते हैं, तो 296 के स्टॉप लॉस से लक्ष्मी ऑर्गेनिक बाय करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है लुपिन। यहाँ पे लुपिन पे ध्यान देना चाहिए। एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला है पूरे सेगमेंट में। 2 वीक के एक माइल्ड कंसोलिडेशन के बाद अब वापस स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिखा है। हमें लगता है लुपिन का ये मोमेंटम फर्दर 2210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। लुपिन पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 2130 के आसपास। ठीक है, लुपिन आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2210 का टारगेट है। और उसके अलावा लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर भी राजेश जी का बुलिश व्यू है। और एक छोटी कंपनी हालांकि है, लेकिन आज बड़े मूव्स देख रहे हैं हम लोग सर्वोटेक पावर सिस्टम्स में। ये ईवी चार्जिंग इंफ्रा से रिलेटेड ये कंपनी है, और आज इसमें बड़ी तेजी इसमें हो रही है। सर्वोटेक पावर सिस्टम में 10% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। इसमें भी आपके लिए मौके बन जाएंगे, ऐसा मानना है राजेश जी का। आखिर में देवांग, आप अपने शेयर बता दीजिए, फिर शो को जरा रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ दो स्टॉक रहेंगे मेरे, दोनों साइड बाइक साइड रहेंगे। फर्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में ओवरऑल डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं हार्ट ऑफ बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ने आज जब करेक्शन किया था एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है स्टॉक्स ने, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। बर्जर पेंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 563, टारगेट 618। नेक्स्ट स्टॉक मेरा भी फार्मा सेक्टर से ल्यूपिन पे रहेगा। ल्यूपिन में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव है अपर डायरेक्शन में, तो ल्यूपिन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2119, टारगेट है 2218। रहे थे बताना क्या कह रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं गेस्ट के, और ज़्यादातर गेस्ट ने आपको ट्रेड्स दे ही दिए। एक दो शेयर्स जरा मेरे को और चेक करवाने हैं। एक तो जी एंटरटेनमेंट वापस जरा दिखाइएगा, अभी 148 पे चल रहा है। धोनी एक बार आप आप एक बार जरा टेक्निकली चेक करके बताइए इसमें दम कितना है। अभी मान लो मैं इस खबर को पॉजिटिव मानता हूँ और मैं पोजीशंस लेना चाहता हूँ, और मेरा मानना है कि 227 तक भी ये शेयर जा सकता है क्या। एक बार ज़रा चेक करना, इसकी पावर और स्टॉप लॉस भी मेरे को बताना अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो। अभी फिलहाल न्यूज बेस्ड इसके अंदर जो अपमूव देखने को मिला है, उसके साथ वॉल्यूम भी काफी इसके अंदर स्पॉट देखने को मिला है, बट ये कितना सस्टेनेबल रहेगा ऑन द हायर साइड। टेक्निकली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पे, अगर आप देखें तो 165 से 170 के जो लेवल है वहां पे 200 पीरियड ईएमए एज वेल एज प्राइस एक्शन दोनों की तरफ से डेली चार्ट्स में इसके अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं कोई एक बाय एंट्री सजेस्ट नहीं करूंगी। कल की सेशन में अगर स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग देता है जिसमें कोई भी एक डिप मिलता है आपको बाय करने के लिए नीचे की तरफ में 140 से 43 के लेवल्स के पास, तो इसके अंदर फ्रेश एंट्री करी जा सकती है। न्यूज बेस्ड अगर किसी ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर ली है तो उनके लिए सजेस्टेड स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड द सेम लेवल्स जहाँ पे स्टॉक को डेली चार्ट्स पे यहाँ पे 135 का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेश एंट्री अभी रिकमेंडेड भी नहीं रहेगी क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस दोनों 1:1 के रेशियो में आते हैं, बट न्यूज बेस्ड एंट्री अगर ली है तो 135 का स्टॉप लॉस सजेस्टेड रहेगा। इसका एक बेंचमार्किंग बेस है जिसको भी इसने रिसेंटली भी नहीं तोड़ा, और एक नया लो भी एक्चुअली में इसका बना हुआ है, रिसेंट का है, तो 135 पे ही पक्का रखो आप।
थोड़ा हो सकता है आपको भी लगेगा मेरा डीप स्टॉप लॉस 150 वाले में पे 135 हम दे रहे हैं, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखिए अगर हमको बड़ा इसमें सोचना है और ट्रेड बड़ा मिल सकता है तो फिर आपको 15 रुपये का स्टॉप लॉस तो देखना ही होगा। और ये एक अच्छी खबर है, मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एक अच्छी खबर है। बट ये फर्स्ट राउंड की खबर है कि आपने एक बड़ा हर्डल पार कर लिया। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आते आते हो सकता है इसके भाव और बढ़ जाएं, लेकिन आपको अब फैसला अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लेना। हमने आपके लिए 135 का स्टॉप पता करवा दिया, खबर की इंपॉर्टेंस बतवा दी, खबर की आगे के रास्ते खुल रहे हैं, ये बात काफ़ी हद तक आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हमने ओपन एंडेड छोड़ी हुई हैं, बट फैसला आपका हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चलवा देता हूँ कि जो भी आप ट्रेड लें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लें, हमारे कहीं पे भले मत जाएं, लेकिन हम जो भी चीज़ नोटिस हो रही है मार्केट के अंदर वो फटाफट आपको से नोटिस करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2-4 शेयर और पता करते हैं। जरा मारुति पे आता हूँ, मैं रोहन मेहता से पता करता हूँ इसके बारे में। रोहन, आपको मारुति की वैल्यूएशन की चिंता तो नहीं होती ना? ये 12,000 का शेयर है, आपको लेते समय कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मैं महंगा शेयर ले रहा हूँ, काश मैंने 8,000 में 6,000 में मारुति देखा हुआ होता। तो 12,000 में रिटेलर्स के मन में बार बार पॉइंट आता है, तो उसको कैसे समझाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज भी हम गिरे हुए शेयर्स नहीं उठाते हैं। हमारा एक डायलॉग है हमारी ऑफिस में, तो हमको महंगे शेयर्स बहुत पसंद है बिकॉज वहां पे महंगा सस्ता तो वैल्यूएशन से होता है, नहीं के प्राइस से। और मारुति की अगर बात करें तो मारुति हैज बीन वन ऑफ द होल्डिंग। बट मारुति में अभी आप फोर व्हीलर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक यानी स्टॉक प्राइस नहीं पर इन्वेंटरी बहुत सारी पाइल अप हो गई है, प्राइस में डिस्काउंट्स आ गए हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फोर व्हीलर मार्केट विल नॉट डू दैट गुड और अंडर परफॉर्म करेंगे। दो हम हैवी वेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति में, पर हम ट्राई कर रहे हैं टू ट्रिम आउट द सम पोर्शन और दूसरी अपॉर्चुनिटीज में देख रहे हैं, स्पेसिफिकली फोर व्हीलर। पर टू व्हीलर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ऑफ स्पेस में, सो फोर व्हीलर में हम थोड़े यहाँ से बेरिश हो रहे हैं। डन। तो फोर व्हील पे थोड़ा बेरिश हो रहे हो आप, ये कह रहे हो, ठीक है, डन सर, ये मैंने नोटिस कर लिया। खैर मैं आपसे सीधा सीधा शेयर भी पूछ सकता था कि बेरिश कहाँ पे हो रहे हो, बता दो कि सर फिर बेरिश कहाँ पे हो रहे हो। चलो फिर ये भी बात भी बता ही दो, छोड़ो इसको, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। बेरिश कहाँ पे हो रहे सर, किस पे? M&M पे, टाटा मोटर्स पे, मारुति पे, किस पे? नहीं, बेरिश यानी हमने बहुत इट इज 3 इयर्स से हमने वी हैड इन्वेस्टेड, तो बहुत काफी वी हैव गॉट ग्रोथ। पर हम ट्रिम करके हमारा दो होल्डिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑफ कोर्स मारुति, दोनों बहुत वैल्यू लग रहा है। पर यहाँ से तो बिकॉज आप देखने जाओ तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक हो गए हैं, पाइल अप और डिस्काउंट जैसे हो गए हैं, तो यहाँ से इतना ग्रोथ नहीं लग रहा है हमको। तो दोनों में हम ट्रिम कर रहे हैं, पर एक्सट्रीमली एग्जिट नहीं कर रहे हैं, पर इट इज द ट्रिमिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी राइट। सो ट्रिम कर रहे हैं ऑन टू महिंद्रा एंड मारुति। डन सर, एग्री, पॉइंट टेकन है सर आपका। मैं फिर से आपको ज़रा जी दिखा देता हूँ, आप थोड़ा नोटिस करके रखें। हालांकि इसकी और भी कंपनीज़ हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड मानी जाती हैं, मैं किसी वजह से प्राइस नहीं दिखा पाऊँगा आपको, बट आप ज़्यादातर शेयर्स को चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर शेयर्स में थोड़ा मोमेंटो आ रहा है। एक दो शेयर जरा मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि उसका ब्रेकआउट आएगा या फिर अभी वेट करनी पड़ेगी। HDFC लाइफ दिखाना एक बार, राजेश सर एक बार जरा HDFC लाइफ देख के बताना। डिम्पी जी, इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, पूरा सेगमेंट एक अच्छे अप मूव में यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इवन LIC, ये सारे स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पे स्टैब्लिश होते हुए दिखा है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। HDFC लाइफ में पोजीशन होल्ड रखे, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और पोटेंशियल है यहाँ पे प्राइजेस का ऊपर जाने का। 760 770 की तरफ भी ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो HDFC लाइफ पे व्यू बुलिश है, यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखें। 720 का भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। खबर और भी आ रही हैं, जरा मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो स्क्रैप पॉलिसी के रिगार्डिंग है। असल में स्क्रैप पॉलिसी पर सरकार और ऑटो इंडस्ट्री के बीच में सहमति बनी है, कुछ डिस्काउंटिंग के रिगार्डिंग सहमति भी हो सकती है। ये अभी सारी खबर मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरे को जैसे जैसे आई मैंने तुरंत आपके लिए ऊपर उठवा दी है खबर ये, ताकि आप भी इसको नोटिस करें। ये CV मैन्युफैक्चरिंग के लिए है,
यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स के साथ है। स्क्रैप सर्टिफिकेट इसमें कुछ और डिटेल्स मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। मेरे को जितनी भी अभी तक इंफॉर्मेशन स्टिकर टीम दे रहा है उससे कुछ खास बताने लायक मैं जगह पर नहीं हूँ आपके सामने। एक काम करते हैं, कुछ और पॉइंटर्स भी आने दो। मेरे को लग रहा है शायद उसमें इंटरेस्ट वाला, डिस्काउंटिंग वाला भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो एक बार टिकर टीम और भी डाल देगी, इसको हम वापस फिर लेके आएंगे। लेकिन प्राइमा फेसी ये ऑटो इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है, क्योंकि मोस्ट अवेटेड पॉलिसीज़ में से एक था और काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और अभी भी डिफरेंसेस चल रहे हैं बाय द वे, मैं बता दूं। लेकिन जिस जैसे से खबर आ रही है कि हाँ सीवी के लिए कुछ हो रहा है, ख़रीदने को ऑफ़र दिया जाएगा स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ, कुछ डिस्काउंट होगा अलग से क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए फिर हम आपके लिए एक बार वापस से इसको लेके आएंगे। एक काम और करते हैं, इन बिटवीन कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ते हैं जहाँ पर आज मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छा मूव भी है, और उनमें क्या करना है एक बार ज़रा समझते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट्स आप सुबह भी आपको नोटिस करवाया था, टाटा टेक सुबह भी आपको नोटिस कराया था, टाटा एलेक्सी सुबह भी आपको नोटिस कराया था। ध्वनि, ये तीनों शेयर आप देख लीजिए, एक में तो लग गया सर्किट टाटा इन्वेस्टमेंट्स पे। टाटा एलेक्सी भी दिखाना, उसमें चल गया 13%। एक दिखाओ टाटा टेक, टाटा टेक चला है 3%। ये थोड़ा स्लो मूवर है, ये टाइम लेगा, बट ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, हाँ ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आप मेरे को बताओ तीनों में से प्रॉफिट किस में बुक करना है। चलो टाटा टेक को छोड़ देता हूँ, दोनों ले आना, वो टाटा इन्वेस्टमेंट्स में से निकल जाए बाहर या फिर सर्किट के साथ ही जाएं। दूसरा, टाटा एलेक्सी में से प्रॉफिट बुक करें या चले जाएं आगे। और डिम्पी जी, जिस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा एलेक्सी की बात करेंगे, वहां पे जिस हिसाब से वॉल्यूम बना हुआ है और अगर आप इसका जितना भी यहाँ पे प्राइस डेटा अवेलेबल है उसको अगर आप देखें यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन इसका जो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वो करीब 9000 से लेके 9200 की लेवल के पास बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल तो इसको होल्ड करें, उन्हीं लेवल्स के पास इसके अंदर प्रॉफिट बांधने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो आपने यहाँ पे बताया टाटा इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ब्रेकआउट आया है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे जो अप्रैल 2024 में इसके भाव थे, उन्हीं भाव के पास करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके अंदर अभी भी बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ इसका जो एग्जिट बनता है तो आपको वापस से सप्लाई इसके अंदर देखने की मिलेगी करीब 7900 की लेवल्स के पास। तो टाटा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी, दोनों ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो ये हमने दोनों टाटा के स्टॉक्स के बारे में पता कर लिया। देखिए मैं आपको फिर से बोलूँगा एक बात, छोटी सी बात है बस, मैं आपको लगता होगा मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक दो लोग तो मेरे को आजकल लिख भी देते हैं कि सर आप रिपीट बहुत करते हैं। सर मैं करूँ क्या, रिपीट नहीं करूँगा ना, आइडेंटिफाई नहीं हो पाती अच्छे से। मैं आपको फिर से बोलूँगा 18 ऑफ स्वदेश को अगर आप देख रहे हैं ना, अच्छे से रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्टिव शेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ना ही मेरी पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव है कि हम आपके सामने 500 शेयर रख दें। हमारा मानना है कि सिर्फ 50 ही शेयर मिले आपको, भले पूरे दिन भर में 5 पे आपका कन्विक्शन बैठे, 2 पे आप ट्रेड करो, पैसा बना के निकल जाओ बस। मैं तो जब मेरे को बहुत खुशी होती है जब मेरे को गेस्ट बताता है मेरे पास ट्रेड नहीं है या मैं ट्रेड कम देना चाहता हूँ। ये टाटा एलेक्सी हमने सुबह डिस्कस किया था, टाटा इन्वेस्टमेंट हमने सुबह डिस्कस किया था आपको, और भरपूर अच्छे से किया था चंदन तापड़िया से, आपको याद होगा। तो 13%, और ये एकदम से गैप के साथ तो खुले नहीं, सब सर्किट ही लगा तो चले आराम से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह जरा निफ्टी का जरा दिखाइएगा इंट्राडे गेन, निफ्टी इंट्राडे गेन। अपने निफ्टी इंट्राडे गेन सारे ख़त्म कर चुका है। तो जो बात जिससे हमने शुरू की थी कि आज साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा बाजार के अंदर, एग्जैक्टली वही हो रहा है। चलने की एनर्जी नहीं है, टूट सकते नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये जो कन्फ्यूजन आपके भी माइंड में चल रही है ना कि यहाँ से बाजार चलेगा या टूट जाएगा, 25,000 तो आ गया, उसके बाद क्या होगा, तो बुल्स वर्सेस बियर में हमने उसका जवाब ढूंढ के रखा है। तो मेरे 2 सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। एक का नाम है वरुण और दूसरे का नाम है शरद। इसमें से बुल और बियर आप सिर्फ उनकी बात सुन के समझ जाएंगे, और उनके पास अपने अपने तर्क हैं। आप उनके तर्क को वेटेज भी दे सकते हैं, आपको जो ठीक लगता हो वैसे समझिएगा, लेकिन दोनों भरकस कोशिश करेंगे अपनी बात रखने का। तो वरुण और शरद दोनों सहयोगी मेरे तैयार हैं, बट मेरे को और आपको एक छोटे से ब्रेक का वेट करना पड़ेगा। तुरंत लौट रहे ब्रेक के बाद। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि अगर आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है कि मार्केट अभी बुल फेज़ में है, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या है बुल फेज़ धीरे धीरे बियर में तब्दील हो जाएगा,
इसके पीछे भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए हमने दोनों संभावनाओं को अलग अलग तरीके से रखा, कैलकुलेट किया और मेरे दोनों सहयोगियों ने उस पर अच्छे से स्टडी कर ली है। अब आप उन्हीं दोनों सहयोगियों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अपने अपने तर्क रखेंगे बुल वर्सेस बियर के अंदर, और आपको एक निष्कर्ष लेना होगा कि इसमें से कौन से ज़्यादा अच्छे तर्क दे रहा है और क्या उस तरह से बाजार चलेगा। उसमें हमारे मेहमान भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे होंगे। अब मैं सीधा चलता हूँ उसी स्क्रीन पर जहाँ पे बुल्स और बियर दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं। तो शुरुआत आप दोनों की है, टॉस वॉस में कर नहीं रहा, जिसको करनी है शुरू कीजिए और ज़रा बताइए दम बता के कि बियर ज़्यादा भारी है कि बुल ज़्यादा भारी है। देखिए डिम्पी, मार्केट अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बुल से सबसे ज़्यादा हावी है और मैं मार्केट पे सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट तेज़ी में था, तेज़ी में है और तेज़ी में ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को तेज़ी में रख रहे हैं। एक तो हमारे लोकल फैक्टर्स है जो कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल फैक्टर्स भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा मार्केट बेसिकली ग्लोकल चल रहा है, ग्लोबल प्लस लोकल। और सिर्फ हमारे मार्केट नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजार अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारा बाजार नहीं बल्कि ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के बाजार में केवल तेजी का है। लेकिन वरुण, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने कहा कि मार्केट्स अपने हाई लेवल्स पे जा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यूएशंस भी अपने हाई लेवल्स पे होंगे, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर बनेगा। लेकिन जो हमारी फेवरेट सेगमेंट है जो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को अच्छी लगी थी वो थी PSU सेगमेंट। यहाँ पे आप ले लीजिए डिफेंस या ले लीजिए आप ले सकते हैं न्यू एज स्टेट्स में, यहाँ पे जो है थोड़ी करेक्शंस देखने मिली। एक तो वैल्यूएशन स्पेस में करेक्शन हुई है डिफेंस की, और ऑफ कोर्स रेलवे स्टॉक्स जो आजकल चाहिए थे उनमें भी आप देखें तो पिछले 1 से 2 महीने में जो है अच्छी करेक्शन आई है 15 से 20% में बड़े नामों पे। तो PSU जो एक फेवरेट हुआ करता था इन्वेस्टर्स का, अब वहाँ से जो इंटरेस्ट जा रहा है, न्यू एज स्टॉक्स में इंटरेस्ट आ रही है, नई IPOs में आ रही है, तो हमें लगता है कि ये एक बेयर पॉइंट ज़रूर होगा। हो सकता है शरद यहाँ पे पोर्टफोलियो चर्निंग देखने मिल रही हो। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में IT चल गया है, तो कोई ना कोई आ जाता है निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने में कि चलिए हम आपको धक्का लगाएंगे, और यही हमें देखने मिला। और अब तो देखिए FIs ने भी अपना मूड बदल लिया है। पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो FIs लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने से आप देखिएगा FIs का मूड जो है अब भारतीय बाजारों पर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। DIs तो हमारी खरीदारी कर ही रहे थे, विदेशी पैसा भी चेस कर रहा है इंडिया को। जी आपने तो वो सही कहा, लेकिन अगर वही उस जो एनालिसिस पीरियड है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तब वहाँ पे अगर आंकड़े की बात करेंगे FIs की, तो यहाँ पे 30,000 करोड़ का आउटफ्लोज हुआ है। ये बड़ा एक आउटफ्लो होता है। इसके कारण ऑफ कोर्स जो है अब हमारी जो स्थिति होती है, जो FIs की स्थिति होती है, वो मार्केट स्टेबिलिटी को भी देखती है। तो हम तो ऑफ कोर्स देख रहे स्टेबिलिटी मार्केट में जरूर है, लेकिन अगले 6 महीने में क्या होगा भारत में, किस तरह इलेक्शंस का, स्टेट इलेक्शंस का क्या रिजल्ट होगा, उसको भी देखा देखिए FIs वेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर कोई सोवरेन अपग्रेड रेटिंग नहीं आती है तो थोड़ी सी आउटफ्लोज भी हम देख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि FIs अभी भी लंबे अवधि के लिए 30,000 करोड़ का आउटफ्लो आया है। देखिए शरद, आपने कहा कि अगले 6 महीने में क्या होगा। अगले 6 महीने में एक ही बड़ी चीज़ होने वाली है और वो है रेट कट। फेड का भी रेट कट आने वाला है, और आप देखिएगा उसके बाद RBI किस तरह से रेट कट करता है, और कहीं ना कहीं इसको लेके लोगों के बीच में उत्साह है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि लोग कह रहे थे कि शायद आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसेशन टाइप एनवायरनमेंट देखने मिलेगा, हो सकता है कि खासकर US के मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट होता, तो वहाँ पे बॉन्ड डील में भी आपको काफ़ी उठापटक देखने मिली थी, काफ़ी सारी कंपनियाँ थी जिनकी पिटाई हुई। लेकिन आप देखिए हालात काफ़ी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। पावेल साहब ने भी अब तो कह दिया है कि हमको तो रेट कट करना ही है, तो वो तो करना ही है। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा इवेंट होगा अगले 6 महीने में, जिसको वेट एंड वॉच करना है, और शायद इसी का रिफ्लेक्शन है क्योंकि आपको बाजार जो है वो लाइफ हाई पे देखने मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रेट कट तो एक बात हुई, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस उसके साथ एक और आती है। चाइना भी एक बड़ा इकोनॉमी है जिसका ऑफकोर्स थोड़ी सी इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने मिलती है। तो मैक्रो फैक्टर्स तो है जहाँ पे थोड़ी सी अनबन चलती रहेगी, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, Q1 अर्निंग्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग्स Q1 अर्निंग्स इस बार आए, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हमें देखने मिली, और ओवरऑल देखा जाए तो मिड कैप और लार्ज कैप स्पेस दोनों ही सेगमेंट में जो है अनुमान से कम या मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। और एक्सपेक्टेड है, जो रेगुलरली हम लोग ट्रैक करते हैं एनालिसिस, Q2 नंबर्स जनरली लाइट रहते हैं, तो वहाँ पे और वीकनेस नंबर्स देखने मिल सकते हैं। और अगर वैल्यूएशंस ऊपर हैं तो आपको नहीं लगता थोड़ी री रेटिंग हो जाएगी लोअर साइड में? देखिए शरद, एक क्वार्टर को छोड़िएगा, 10 साल को देखिएगा, और यहाँ से इंडिया को आप देखिएगा कि इंडिया स्टोरी किस तरह की निकल के आ रही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हम डेवलप्ड नेशन बनने के वे पे चल चुके हैं,
और कहीं ना कहीं दुनिया भर के आप रेटिंग एजेंसीज देखेगा, ब्रोकरेज हाउसेज देखेगा, आपको कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया में पैसे मत लगाओ। सब के सब कह रहे हैं कि हाँ, अगर कहीं आपको पैसे लगाने हैं तो आपको इंडिया में लगाने हैं। स्टॉक मार्केट तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे तो हमारे देश के काफ़ी अच्छे हैं और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को ही आपके मार्केट्स चेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट में बेचने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो सभी एग्री करेंगे कि भारत की स्टोरी ऐसी है कि मल्टी डिकेडल है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी कभी कभी देख लीजिए। S&P ने जो है भारत की ग्रोथ, जो GDP के आंकड़े हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अनुमान में से थोड़ी कटौती देखने मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी भारत का जो बेस है थोड़े लोअर साइड में था। तो पिछले 2 से 3 साल में हमने देखा ग्रोथ रेट्स बहुत है। तो आपको नहीं लगता कि ग्रोथ रेट थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और सस्टेन शायद ना कर पाए और हल्के से ही ग्रोथ हो, तो उसके कारण ऑफकोर्स रेटिंग एजेंसीज ने जो है थोड़ी सी रिस्क ज़रूर दी है। लेकिन वरुण, ओवरऑल जो हमने तो बात तो कर ली, आपको आपने दे दी आपके बुल पॉइंट्स, हमने आपको बेयर पॉइंट्स, लेकिन अभी भी जो है इसका डिसीजन क्या है ये हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। शॉर्ट टर्म में कुछ और स्टोरी आ रही है, लॉन्ग टर्म में कुछ और आ रहा है। तो मैं जो हूँ डिम्पी और सारे दर्शकों को ऊपर छोड़ता हूँ कि किस साइड आप जाएंगे। देखिए, आपने बात अच्छे से रखी है, लेकिन आप मेरे ऊपर ना छोड़िएगा, मैं एक काम थोड़ा और आगे पास ऑन कर देता हूँ, यानी कि एक अपने और लेवल ऊंचे से राजेश पालविया जी को मैं बात करता हूँ। वो जरा मेरे को बताएंगे कि क्या राजेश सर, आपने गौर से तो सुना है ना सारी बात बुल्स और बियर की? अच्छे से सुने तो आप ही फैसला सुनाइए, हमारे से मुश्किल वाला और कठिन काम ना करवाइए। तो डिम्पी जी देखिए, मुझे लगता है कि बुल केस के साथ ही रहना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया की कॉर्पोरेट्स अर्निंग का एक हमने अपवर्ड मोमेंटम देखा है पिछले कई क्वार्टर्स में, और जिस तरीके से मैक्रो इंडिकेटर्स यहाँ पे अलाइंड है, और जिस तरीके से हाईएस्ट ग्रोइंग अगर हम देखें तो अगर बाकी सारी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे इकोनॉमी की देखने को मिली, और ये क्लियर एक डायरेक्शन है कि इंडिया इकोनॉमी यहाँ से फर्दर और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। और स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें लगता है कि अभी काफी कुछ होना बाकी है इस स्टॉक मार्केट में। जरूर हमें लगता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि इतनी बड़ी तेजी हमने 3-4 साल में जो देख ली है, कहीं ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच तो नहीं है। तो लेकिन देखिए क्या होता है कि हर बार कुछ नया होता है मार्केट में, हमें भी इस बार कुछ नया ही देखने को और सीखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के फ्लो और कॉन्फिडेंस यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो की तरफ से देखने को मिला है, और जिस तरीके से रेगुलेटर्स ने भी काफी कुछ जो लूप होल्स थे इस मार्केट को यहाँ से और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसकी तरफ भी काफी कुछ चेंजेस हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। तो जो एक वो पुराना हमारे दिमाग में जो चलता था कि कहीं मार्केट में बबल फॉर्मेशन तो नहीं है, ये प्राइस यहाँ पे स्ट्रेच कहीं किसी कार्टेल के द्वारा तो नहीं मैनिपुलेट है, लेकिन वो सारी चीजें अब दिमाग से निकल चुकी है, और ये एक प्योरली फंडामेंटल बैक्ड थीम पे मार्केट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बुल केस के साथ ही रहना चाहिए। मार्केट में जो टेक्सचर अभी बना हुआ है शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय ऑन डिप्स का, हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी वही टेक्सचर है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें जो डिप मिलती है वो 200-300 पॉइंट की निफ्टी की मिलती है, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें जब भी मार्केट में 500-1000 पॉइंट की डिप जो मिलती है, अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि 24,000 के आसपास तक निफ्टी करेक्ट हुआ था और वहां से 1000 पॉइंट का वापस अपमूव भी बना है। तो इस तरीके की बड़ी डिप का इंतजार करे जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और जब भी मिलती है तो वहां पे मौका नहीं चूकना चाहिए अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाजार में राजेश जी का तेजी का ही मूड है और बाजार अपनी स्ट्रेंथ को दिखा भी रहा है। आप देखिए, भले ही छोटी छोटी तेजी हो रही है, लेकिन बाजार गिरने के मूड में नहीं है। आज लगातार 9वां सत्र है, 25,000 के ऊपर इंडेक्स निकला है और 25,000 के ऊपर टिकने की भरपूर कोशिश हो रही है। और निफ्टी बैंक को देखेंगे आप, 150 अंक ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, अलग अलग लीडर्स भी उभर के आ रहे हैं। कभी बैंकों में तेजी हो रही है, कभी हम देख रहे हैं कि मेटल चल रहे हैं, कभी इंश्योरेंस वाले शेयर चल रहे हैं। इसके अलावा एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर वो स्पेस भी पूरा का पूरा बजिंग है। तो बाजार में मोमेंटम तो तेजी का, इसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छी चीज़ें हो रही है। जो कि हमें वरुण ने बताई कि एफआईज को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन वो चिंता भी अब थोड़ी दूर होती हुई जरूर दिख रही है। लगातार 3 सत्र की कैश में एफआईज की बाइंग आ रही है, तो लिक्विडिटी वाला फोर्स यहां से जरूर रहेगा निश्चित तौर पर। और अगर हम मंदी की बात करें तो ऐसे कोई ट्रिगर खास नहीं दिख रहे हैं जहां से आपको ज्यादा वरीड होना चाहिए। लेकिन चलिए, हमारे खास सेगमेंट मार्केट रेट 3 का वक्त हो गया है और अपने साथ जोड़ेंगे हमारे सहयोगी जिने नागर को। जिन्हें बताइए कौन से शेयर हैं, क्या खबरें आई हैं और कौन से शेयर चल रहे हैं या गिर रहे हैं?
जी, तो खबरों के दम पे देखेंगे तो डेटामेटिक्स पहला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया और ये करार जो है एआई सॉल्यूशंस थ्रू को-पायलट्स कंपनी बिल्ड करने जा रही है और इसी के चलते अगर हम स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो 20% का अपर सर्किट हमें देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा जी एंटरटेनमेंट। तो सोनी इंडिया के साथ कंपनी ने जो है सेटलमेंट कर लिया है, ट्रांजैक्शन कैंसिल करने के लिए ये सेटलमेंट हुआ है। मूविंग ऑन, भारती एयरटेल तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो एप्पल के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है और ये जो कोलैबोरेशन है ये है एप्पल टीवी और एप्पल म्यूज़िक के लिए ये करार कोलैबोरेशन किया गया है। इसी के साथ अगला स्टॉक शिल्पा मेडिकेयर फोकस में रहेगा क्योंकि यूएस एफडीए ने जो है उनका जो एक इंजेक्शन था बोर्टेजोमिब, इसको जो है इसके लिए जो है मंजूरी दे दी है कंपनी को और ये जो इंजेक्शन है ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मूविंग ऑन, जेएसडब्ल्यू आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा। अगर हम कंपनी पे देखें तो आज पोर्ट सेक्टर पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, अपनी बाय रेटिंग दी और उनका जो टारगेट प्राइस है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए वो है 375 रुपीज़। ठीक है, ये तमाम हम शेयर देख रहे हैं कि आज चल रहे हैं, कहीं पर खबरें हैं, कहीं पर पुरानी खबरें हैं, उनका अभी भी जोश है और कहीं ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से बुलिश टोन आ रहा है, उसके चलते शेयर चल रहे हैं। आखिरी शेयर जो बताया जिन्हें ने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 7% ऊपर है क्योंकि जेफरी इसको लेकर बुलिश है, 375 रुपए के टारगेट दे रहा है और 331 रुपए का फिलहाल भाव है, यानी कि यहाँ से और अभी 40-45 रुपए की गुंजाइश जेफरी इसको लग रही है इस शेयर में। एक जरा राय हालांकि जरूर लेंगे, वैसे तो शेयर अभी सर्किट पर लाओ के आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब सर्किट खुलता है तो आप कुछ कर पाएंगे, ये आपको बता दें। डेटामेटिक्स 20% के अपर सर्किट पर यह शेयर है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए एआई को पायलट बिल्ड करने के लिए उन्होंने करार किया है और उसके चलते ये तेजी बनी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको लॉन्गर टर्म में देखेंगे ना, अगर 6 महीने या फिर अगर मान लीजिए 2024 का पूरा साल, अगर अभी 8 महीना जो भी बीता है वो देख लेंगे, तो बहुत पैसे कमा के खास को डेटामेटिक ने दिए नहीं है। तो ये करार शायद इनके लिए जो थोड़ा ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो, देखते हैं कैसा होता है। ये चार्ट है डेटामेटिक्स के आपके स्क्रीन पर। एक राय आपसे जरा इस पर चाहेंगे, ध्वनि है डेटामेटिक्स ग्लोबल, कैसा लग रहा है आपको चार्ट, क्योंकि वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है काउंटर ये। बिल्कुल अभिषेक जी, ऐसे काउंटर्स में वीकली चार्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर देते हैं और अगर डेटामेटिक्स का अगर आप वीकली चार्ट देखें तो स्टॉक के अंदर जो बॉटम फॉर्मेशन हुई थी करीब 550 के लेवल्स के पास वीकलीज पे और उसके बाद शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी इस वीक में हमने ब्रेक करा है। करीब 20% का जो अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम इंक्रीमेंट, तो वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑन द हायर साइड कंटिन्यू करना चाहिए इसके अंदर। ऊपर की तरफ जो फर्स्ट इसके अंदर स्विंग हाइज देखने को मिलेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाइज जो हमने इसमें देखे थे वो करीब यहाँ पे 760 760 की लेवल्स के पास देखने को मिले थे, तो उन्हीं लेवल्स के लिए यहाँ पे इसको होल्ड करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस हालांकि श्योरली इसके अंदर लगाए, नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस इसके अंदर बनता है तो 610 रुपए का लेवल बनता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट जहां तक ये इंटैक्ट है ऊपर 760 ऑन द शॉर्टर टर्म इजीली अचीवेबल लग रहा है। ठीक है, डेटामेटिक्स को लेकर ध्वनि का ये व्यू, लेकिन चलिए आपको एक ऑप्शंस का बढ़िया ट्रेड बताते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। रेलीगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या आपने आज चुना है हमारे दर्शकों के लिए। शुक्रिया अभिषेक। तो अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेशन चल रहा है, बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आईटी जहां पे कि काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी दिख रही है, इस वोलेटिलिटी में भी टोन पॉजिटिव साइड मेंटेन है, खासतौर से आईटी मेजर्स में। वहां पे इन्फोसिस एक शॉर्ट टर्म पिवट बेसिकली इसने फॉर्म किया है डेली चार्ट पे अपने छोटे एवरेजेस के पास कंसोलिडेट करके। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास भी है, तो जो सितंबर मंथ की 1900 वाली कॉल है वहां पे मेरी रिकमेंडेशन होगी बाय करने की, कंसिडरिंग कि ये टोन कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, तो उसको आप लॉन्ग करें। 50 के पास करीब ये कॉल अभी ट्रेड कर रही है, 38 के स्टॉप लॉस के साथ 75 तक के टारगेट्स के लिए। फोसिस 1.25% ऊपर ये शेयर है। 1900 वाली कॉल में आपको पोजीशन लेने की सलाह दे रहे हैं अजीत। 38 रुपए के भाव पर मिलेगी अगली सीरीज की, यानी कि सितंबर वाली सीरीज की। लक्ष्य 75 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें 38 रुपए का। अजीत, स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा? 38 स्टॉप लॉस
38। ठीक है, अधिकतम मुनाफा 10,000 और अधिकतम नुकसान आपको हो सकता है इसमें 4,800 रुपए का। हालांकि रिस्क रिवार्ड रेशो को देखेंगी तो वो ठीक है। अच्छा, आईटी जो शेयर है ना, निश्चित तौर पर थोड़े से अब लॉन्ग टर्म प्ले बनते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में ब्याज दरें घटने को लेकर और पूरी की पूरी संभावना बन गई है, महंगाई को लेकर जिस तरह से पॉजिटिव टोन जेरोम पॉल ने दिखाया है कि 2% के टारगेट के आसपास महंगाई जाती हुई दिख रही है, तो ये आईटी स्टॉक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि एक तरह से मंदी का ना होना, कैश फ्लो का पॉजिटिव होना, कंपनियों के आईटी के खर्च में कोई कटौती ना होना, ये सारी चीज़ें एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाती हैं आईटी के लिए। तो ये आप देख भी रहे हैं कि कुछ सत्र से आईटी स्टॉक्स में अच्छी रौनक है और आज भी इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर में ये शामिल है, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम देखने की अच्छी रौनक है। देवांग, आरईसी, पीएफसी, ये तमाम स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं। हमारे खैर रडार पर भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। कोई शेयर आपको लग रहा है कि बढ़िया मूव दिखाने के लिए यहां से तैयार है? बात करें आरईसी की, तो डेफिनेटली आरईसी में हम देख रहे हैं पास्ट एक रेंज बाउंड सेशन देखने मिला था पास्ट फ्यू डेज में, बट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में आज देखने मिला विद द वॉल्यूम। तो हमें लगता है कि यहाँ से भी और अपसाइड देखने मिल सकता है। 630 तक के जोन है स्टॉक में, 630 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 608 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी स्टॉक में। ओके, तो ये व्यू है आरईसी और पीएफसी को लेकर। लेकिन एक और स्टॉक जो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ हालांकि शुरुआती कारोबार से यहाँ पर मजबूती थी, लेकिन अभी दिन की ऊंचाई पर है, करीब करीब 8% की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। राजेश जी, आप बताइए इसके चार्ट को देखकर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसा लग रहा है अब? तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव बन रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें वीकली सेटअप पे, तो पिछले 3 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे डेली चार्ट में भी अगर इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है कि यहाँ से स्टॉक में ये पुल बैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 345 350 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया है वो अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। फर्दर तेजी यहाँ से एक्सटेंड होने के प्रोबेबिलिटीज है। स्टॉप लॉस रखे करीब यहाँ पे 226 के आसपास, 326 के आसपास। तो 326 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को होल्ड कर सकते हैं। आगे जो इमीडिएट जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की तेजी दिख रही है वो इसे 345 रुपए तक लेकर जा सकती है। कुछ और स्टॉक्स है जो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। टोरेंट पावर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, करीब 4% की मजबूती दिख रही है। इसके अलावा मैनकाइंड, टोरेंट पावर और मैनकाइंड, धोनी, इन दोनों के चार्ट को देखकर बताइए क्या लग रहा है टोरेंट पावर में और मैनकाइंड में? बिल्कुल, यहाँ पे टोरेंट पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेलीज पे डेफिनेटली एक बाउंस देखने को मिला है, बट इसके अंदर फॉलो अप मूव जो है वो कल की सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने अपनी 50 और 20 पीरियड की ईएमएस को यहाँ पे सपोर्ट और क्रॉस करने की यहाँ पे पावर दिखाई है। और ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो फर्दर मोमेंटम भी इसके अंदर देखने को मिलेगा 1800 के लेवल तक, बट कल की ओपनिंग इसके लिए काफी जरूरी रहेगी। अगर वहां पर हमें स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड होती हुई दिख रही है तो इसके अंदर फर्दर आप पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि मैनकाइंड फार्मा के अंदर मेरी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस है उनके पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशन नहीं रिकमेंड करी जाएगी, इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लें। बुक करने की सलाह मैनकाइंड फार्मा को लेकर है। लेकिन एक स्टॉक है जो डे लो पर है, प्रेस्टीज एस्टेट, 1710 के आसपास 3% नीचे है। राजेश जी, क्या लग रहा है प्रेस्टीज एस्टेट आज की गिरावट के बाद क्या करना चाहिए यहाँ पर? एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। हमने देखा है कि कुछ रियल एस्टेट स्पेस में जरूर एक हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग बनी, और प्रेस्टीज एस्टेट में भी देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव भी अपने प्रीवियस हाइक से बनाते हुए दिखा है। स्टॉक इस करेक्शन के दौर में जो 50 दिन और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। ये करेक्शन में हमें लगता है अगर ये स्टॉक 1650 1660 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है इस सप्लाई में, तो हमें लगता है वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 1760 के लेवल हायर साइड पे क्रॉस होंगे, ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा। देन फाइनली इसके टारगेट हमें लगता है 1900 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख सकते हैं।
तो डिक्लाइन में इसको बाय करने की सलाह 1680 से 1660 की रेंज, अगर ये वहां पे मिलता है तो वहां बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 1630 का उस समय। ठीक है, 1630 रुपए का स्टॉप लॉस होगा प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए। एक शेयर के बारे में राय और लेंगे और उसके बाद बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ बढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। ध्वनि, आप जरा सीएससी का भी चार्ट जरा चेक कीजिए। आज इसने 52 वीक का नया हाई बनाया है, आई थिंक रिकॉर्ड हाई भी इसका होगा। 200 रुपए के ऊपर जाकर अब ये अच्छे से आज टिकने के संकेत दे रहा है। 209 रुपए 80 पैसे का हाई बनाया, उसी के आसपास है सीएससी। हम देख रहे हैं कि आरबीएसजी ग्रुप की जो भी कंपनीज है ना, सभी चली हैं, चाहे वो पीसीबीएल हो, फर्स्ट सोर्स हो, सीएससी हो, सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। सीएससी यहां से क्या लंबा चलेगा? अभी कितना, क्या टारगेट आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभिषेक जी अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज की सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उनको ब्रेक कराया और फर्दर मोमेंटम ऊपर की तरफ कैरी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो टारगेट्स बनते हैं तो प्रीवियस मूव के बेसिस पे अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टेक्निकली यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो 225 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्टेड रहेगा कि नीचे की तरफ में इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे, जहां पे 199 के लेवल को अगर स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, बट जिन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो 225 के लेवल्स के लिए इसको होल्ड करें। 225 के लेवल के लिए आप सीएससी को होल्ड कीजिए। एक और स्टॉक लेकर आते हैं 200 रुपए के भाव के आसपास वाला। हालांकि ये 200 रुपए को पार नहीं कर पा रहा, दिक्कत ये है, वो है आईईएक्स का शेयर। आईएक्स अगर आप पिछले महीने भर में देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि 190 से 200 रुपए के रेंज में जाके ये शेयर फंसा है, वहां पे सप्लाई आई है, फिर शेयर ये नीचे आ गया है। आज फिर से स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। डे हाई के आसपास शेयर है, 3.5% के आसपास की मजबूती, 195 रुपए का भाव। राजेश जी, 200 रुपए निकलेगा तभी कन्विक्शन आएगा या फिर आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ा दम दिखाएगा शेयर? ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभिषेक जी, लेकिन जो इसके ब्रेकआउट लेवल है 188 के आसपास के वो इंटेक्ट है, तो भरोसा तो है कि ये 200 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। और देखें तो इसकी पीयर कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज सभी एक अच्छे मोमेंटम में है, तो हमें लगता है कि सूनर और लेटर यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर बनेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुके हैं पिछले कई महीनों में। तो 188 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहना चाहिए। और जिस तरीके से अभी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगर आपको कोई डिप भी देता है स्टॉक टुवर्ड्स 195 193 के आसपास, तो वहां पे वापस इसको ऐड भी करें। 188 का स्टॉप लॉस रखें और ऑन द ब्रेकआउट ऑफ 200 हमें लगता है ये स्टॉक में 215 220 तक की चाल भी उसके बाद आते हुए दिख सकती है। 15,220 तक की चाल भी आईईएक्स के शेयर के लिए आ सकती है। हमने देखा था कि नतीजे भी आईईएक्स के ठीक ठाक आए थे। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम के जो आंकड़े आए थे उसमें 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी, तो ये चीज़ें तो ठीक हैं आईईएक्स के लिए। बस ये है कि इंतज़ार है कि अच्छे से जाके 200 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाए, लेकिन आप इसमें होल्ड करके रखिए। 188 रुपये के ऊपर जैसे कि राजेश जी बता रहे हैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन अभी चलने का इसको इंतजार है। अब अपने एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। देवांग जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके बीटीएसटी के सौदे कौन से हैं? यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक आज काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ उसमें अपसाइड रिज्यूम किया है। तो 760 का टारगेट रहेगा और 719 का एक स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। 760 का टारगेट देवांग, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 720। 720 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस और 760 रुपए का टारगेट। ऑलमोस्ट 18 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है और 20 रुपए ऊपर का टारगेट है। 1:1, मतलब रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ में तो। राजेश जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कैपली पॉइंट। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी देखने को मिली और आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन, प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम आया है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलो बाइंग एक्शन कल के सेशन में भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में मोमेंटम हमें लगता है 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो कैपली पॉइंट को बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब
30 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक। ये स्टॉक को देखें तो पिछले 15-20 दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक के ब्रेकआउट हुए, स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। स्टॉक के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 90 रुपए तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 78 रुपीज के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है एपीएल अपोलो। ये स्टॉक में भी देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है डेली चार्ट पे। तो ये कहीं ना कहीं एक करेक्शन को अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। एपीएल अपोलो में बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1420 के आसपास। 20 का स्टॉप लॉस लगा है एपीएल अपोलो में, और साथ ही कैपली पॉइंट भी इनको पसंद है। और देवांग को एचडीएफसी लाइफ 760 के टारगेट के लिए 720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह देवांग की तरफ से है। लेकिन चलिए एफएमसीजी स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर आज काफ़ी ऐसे शेयर है जहाँ पर दबाव ज़्यादा दिख रहा है। मैरिको करीब 2% नीचे हैं, एचयूएल पर भी दबाव है, करीब 2% की कमजोरी यहाँ भी दिख रही है। डाबर भी कमज़ोर है, कोलपाल कोलगेट में भी करीब 0.25% की गिरावट है। देवांग, आप बताइए इस स्पेस से कुछ पसंद आ रहा है आपको एफएमसीजी में? बात करें डाबर की, तो डाबर हमें यहाँ पे लग रहा है कि एक स्टॉक्स में काफी अच्छा एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पे। डेफिनेटली आज थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है, बट ओवरऑल हमें डाबर हमें यहाँ से अच्छा लग रहा है। तो डाबर खरीदने की सलाह रहेगी। 631 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो लेवल है अराउंड 674 तक के जोन देखने मिल सकते हैं स्टॉक में। और यहाँ से करीब करीब 30 रुपए से ज़्यादा की तेजी डाबर में उम्मीद है देवांग को। लेकिन चलिए अब एक और सेक्टर है मेटल्स, जहाँ पर काफ़ी शेयर है जहाँ दबाव दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील दोनों में 2-2% की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील सब पर आधे से 1% तक की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो देखिए जरूर वोलेटाइल है नेचर में पूरे मेटल स्टॉक्स, बट हमें लगता है कि यहाँ पे अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है, और पॉसिबल है कि यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो यहाँ पे जो हमें स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वेदांता। ये स्टॉक में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है, और स्टॉक में अगर देखें तो पिछले 3 हफ्तों में वापस स्टॉक एक अच्छी रिकवरी करेक्शन के बाद दिखा चुका है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए वेदांता के, हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है 485 490 की तरफ ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिख सकता है। वेदांता में बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 455 के आसपास का। और दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे मेटल स्पेस पे पसंद आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। हालांकि आज हायर साइड से थोड़ा दबाव जरूर बना है स्टॉक में, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बने हुए, ये डिक्लाइन में वापस इस स्टॉक को डिक्लाइन में ऐड किया जा सकता है 930 925 की रेंज में। स्टॉप लॉस रखेंगे 910 का, और जैसे ही स्टॉक में वापस 955 960 की रेंज क्रॉस होगी तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर हमें लगता है 990 से 1000 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 1000 रुपए भी आने वाले समय में आ सकता है। 950 955 का लेवल एक बार क्रॉस करे उस रेजिस्टेंस को जेएसडब्ल्यू स्टील, तो यहाँ पे बड़ी तेजी की उम्मीद करें। तो डिक्लाइन पे खरीदने की सलाह है। आप इसे जब भी गिरावट दिखे 925 के आसपास इसे ऐड करें, 910 का स्टॉप लॉस लगा ले। और वेदांता 455 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह राजेश जी की तरफ से आ रही है। लेकिन आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स के काफ़ी शेयर ऐसे हैं जो ज़बरदस्त चल रहे हैं। आरईसी और पीएफसी की बात अभिषेक ने की थी, चोला फाइनेंस की भी बातचीत हो चुकी है। एलआईसी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एलआईसी हाउसिंग और आईसीआईसी प्रूडेंशियल, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। 3-3% की तेजी दोनों ही स्टॉक्स में दिख रही है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, फाइनेंशियल्स में से देवांग आपको कुछ पसंद आ रहा है आज? हमने आरईसी की बात की तो आरईसी अभी भी लग रहा है काफी स्ट्रांग मोमेंटम में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। तो आरईसी खरीदने की सलाह रहेगी। अपसाइड अराउंड हमने जो लेवल्स दिए थे, जो सपोर्ट है 608 का है नाउ, एंड ऊपर की तरफ जो है अराउंड 635 तक के जोन देखने मिल सकते हैं आरईसी में। ठीक है, आरईसी को लेकर देवांग का ये व्यू। बाजार बंद होने में 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और आज अब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि बाजार में क्या कुछ हुआ है आज। अब देखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी आज स्ट्रेंथ रही। इंश्योरेंस शेयर चले,
इसमें SBI लाइफ या फिर HDFC लाइफ, ये तो फ्रंटलाइनर हो गए जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, वो चल रहे थे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन दोनों शेयरों का जिक्र हम सुबह कर रहे थे कि क्या ये अभी और चलेंगी। और रफ्तार देखिए, बजाज फिनसर्व देखिए इस वक्त 2.5% ऊपर है। निफ्टी का टॉप गेनर ये शेयर है, क्योंकि चर्चा हो रही है कि 7,000 करोड़ रुपए का जो IPO है बजाज हाउसिंग का, उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। बढ़िया तेजी बजाज फाइनेंस में भी करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी इसमें भी रही है। हेडलाइन इंडेक्स को अगर आप देखेंगे निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ रीड करने को लेकर नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने भी अपनी जो ऊपर से थोड़ी सी तेज़ी गवा के अब बिल्कुल सपाट 15-20 अंक ऊपर रह गया है। और निफ्टी की बात करें 24,989, 25,000 के नीचे की क्लोजिंग आज हो रही है निफ्टी की। कल हमने 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी। क्या बाजार यहाँ से मोमेंटम, थोड़ा सा बुल का ग्रिप कमज़ोर होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। वो डिपेंड करेगा कि अच्छा क्यूज़ किस तरह के रहते हैं, फाइल्स के फ्लोज किस तरह से बनते हैं, और साथ साथ जियो पॉलिटिकल फ्रंट को लेकर क्या कई अच्छी खबरें आती हैं, क्रूड की चाल कैसी रहती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन एक रेंज का ही बाजार आज रहा, हल्की कमज़ोरी के साथ निफ्टी बंद हुआ है, सेंसेक्स बंद हुआ है, और हल्की मजबूती के साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। लेकिन जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, आज यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये शेयर कमज़ोरी के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा शेयर है ICICI बैंक, आज हमने दिन में देखा था कि ये शेयर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे क्लोजिंग हुई है ये फिर से नीचे आ गया। आज इसका हाई था 1232 रुपये, 1221 रुपये पर आकर इन्फोसिस ने क्लोजिंग दी है 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ। लेकिन IT शेयर में स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ हमने पहचाना भी, उसके ज़रिए आपको ट्रेड कमाने के मौके भी, ट्रेड करने के मौके भी दिए। इन्फोसिस चढ़ा है। इसके अलावा फार्मा में हमने तेज़ी देखी है, सन फार्मा के शेयर में कुछ बाइंग रही, सेलेक्टिव, हालांकि वहाँ पर हमने आज मोमेंटम बिल्ड होते हुए ज़रूर देखा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन वाले को शेयर कमज़ोर है, जैसे कि टाइटन में 2% के आसपास की कमज़ोरी रही। आज HUL के शेयर को थोड़ा सा हमने गिरते हुए देखा। अगर थोड़ा सा बास्केट को थोड़ा ब्रॉड कर लें तो टाटा मोटर में आज कमज़ोरी रही, ITC का भी शेयर आज कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। तो कंजम्पशन में थोड़ी सी सुस्ती दिखी, लेकिन फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी मजबूती दिखी। थोड़ा कंफ्यूजन वाला दिन आज का रहा है कि अच्छा बाजार किस तरफ जाएगा, मूड क्या बन रहा है, देखना होगा कि अब आज किस तरह के अमेरिकी बाजारों से किस तरह से आंकड़े निकल के आते हैं और किस तरह की शुरुआत और उसके बाद क्लोजिंग वहाँ पे होती है। लेकिन फिलहाल चलिए शो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। बंद होते होते ज़रूर आप देखेंगे कि सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में दिखेंगे। यही राहत की बस चीज़ है। 25,000 मान लीजिए कि 25,000 के आसपास क्लोजिंग है, 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे ये तो खैर लगा रहेगा। लेकिन राजेश जी, आपको शुक्रिया कहें उसके पहले कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? तो अभिषेक जी, जिन भी स्टॉक्स पे यहाँ चर्चा हुई है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की जरूर यहाँ पे पोजीशन हो सकती है, क्योंकि इन स्टॉक्स पे हमारे क्लाइंटों को हमने जरूर बाय की सलाह दी हुई है। ठीक है, राजेश जी की तरफ से डिस्क्लोजर। ये देवांग, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? हमने जो स्टॉक में चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ठीक है, पोजीशन हो सकती है, क्लाइंट्स की पर्सनल होल्डिंग नहीं है। चलिए इसी के साथ शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। राजेश जी और देवांग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ हमसे शेयर करने के लिए और हमारे दर्शकों का फ़ायदा करवाने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे दीजिए इजाज़त इस शो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी हम कल की भी तैयारी करवाएंगे। शेषा जुड़ेंगे आपके साथ, आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।